Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn a chapter of class 11 biology that is biomolecules. आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है न्यूक्लियोटाइड। हमने पिछले दो क्लासेस में दो माइक्रोमोलिक्यूल्स डिस्कस कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको पिछले जो दो क्लासेस गई हैं उनमें मैंने आपको अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स के बारे में काफी कुछ बता दिया है। आज जो हमारा तीसरा क्लास है उसमें हम एक नए तरह के बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे और वो है न्यूक्लियोटाइड्स। समझना न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। आपको पता है कि किसी भी तरह का कोई सेल हो तो उसके पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है। किसी सेल के पास आरएनए हो सकता है, किसी सेल के पास डीएनए हो सकता है, लेकिन सबके पास कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है जो बच्चे नहीं जानते मैं उनको बताती हूँ। जेनेटिक मटेरियल अल्टीमेटली एक सेल को कंट्रोल करता है बेटा। जैसे सेल कैसे ग्रो करेगा, सेल कैसे मेटाबॉलिज्म करेगा, सेल कैसे फंक्शन करेगा, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म्ड होगा, ये सारा कुछ अल्टीमेटली ये सब कुछ देखने का काम, ये सब कुछ कंट्रोल करने का, ये सब कुछ को इंस्ट्रक्शन देने का काम जो होता है, ये सारा ही जेनेटिक मटेरियल ही एक तरह से डिसाइड करता है। तो हर सेल के पास अगर जेनेटिक मटेरियल ना हो तो वो कभी भी उसके किस तरीके से ग्रोथ होंगे या किस तरीके से वो फंक्शन करेगा ये कोई बता ही नहीं सकता है, बताने वाला ही नहीं होगा। जैसे ब्रेन के बगैर बॉडी नहीं रह सकता, उस तरह से जेनेटिक मटेरियल के बगैर एक सेल फंक्शन नहीं कर सकता है। तो अल्टीमेटली हर सेल के पास जेनेटिक मटेरियल होता है। किसी के पास डीएनए हो सकता है, किसी के पास आरएनए हो सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब डीएनए हो या आरएनए हो, ये एक पोलीमर है। पोलीमर का मतलब क्या होता है? मर मतलब होता है यूनिट्स, पोली मतलब होता है मेनी, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स को लगा करके और इसको बनाया गया है। जैसे देखो आप, अगर मैं बात करूं डीएनए की या आरएनए की, तो ये एक तरीके का चेन है, फाइबर है ये, जो छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ करके और तैयार किया गया है। यहाँ पर ये जो चीज है ये आपका मान लीजिए डीएनए है, या आरएनए भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आरएनए भी हो सकता है, तो ये आरएनए भी हो सकता है। ये एक तरीके का पोलीमर है। ये क्या है? एक तरीके का पोलीमर है। मर मतलब मैंने आपसे कहा यूनिट होता है, पोली मतलब मेनी, ठीक है। मर का मतलब होता है यूनिट और पोली का मतलब होता है मेनी। मेनी यूनिट्स को जोड़ के बना हुआ एक फाइबर है ये। और इसमें जो ये छोटे छोटे यूनिट्स लगे हैं, ये यूनिट्स कुछ और नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सही है। तो हमारा टॉपिक है आज का न्यूक्लियोटाइड्स। हम आगे चल करके डीएनए बनाना भी सीखेंगे, लेकिन हम फिलहाल न्यूक्लियोटाइड सीखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज होता है और किन किन चीजों से बना हुआ है। सही है, चलो। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में मैं सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिख सकती हूँ वो क्या लिख सकती हूँ कि ये है मोनोमर ऑफ, क्या चीज है ये? मोनोमर ऑफ, मोनोमर ऑफ। और देखो एक और चीज, डीएनए और आरएनए दोनों को, है ना, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों को ही न्यूक्लिक एसिड कह लेते हैं, ठीक है। इनको इनको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। आप डीएनए को भी कह सकते हो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को भी कह सकते हो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के ये मोनोमर है। तो मैं लिख लेती हूं कि मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मतलब डीएनए और आरएनए की बात हो गई। मीन्स यहां पर क्या है? डीएनए और आरएनए, सही है। चलो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोटाइड बनता किस किस चीज से है? देखना, तीन चीजों को जोड़ करके एक न्यूक्लियोटाइड तैयार किया जाता है। क्या क्या है वो चीज? पहला, पेंटोज शुगर कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीज है? तो पहली चीज है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर बताती हूं क्या होता है। दूसरा, नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस। और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हो, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब एक एक करके सबको हम लोग को डिटेल में यहां पर देखना है, ठीक है।
सबसे पहला है आपका पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, ठीक है। शुगर तो आप पहले से समझते हैं, मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था ग्लूकोज फ्रुक्टोज का, तो ये शुगर है अल्टीमेटली, मतलब ये अपने आप में एक कह सकते हो कि माइक्रोमोलिक्यूल ही है, ठीक है। लेकिन इस शुगर की खासियत है कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन का शुगर होता है, ठीक है। और उनको जोड़ जोड़ करके आप एक कोई बड़ा पॉलीसेक्राइड बना लेते हो, है ना। शुगर को सेक्राइड कहते हैं, मोनोसेक्राइड कहते हैं। सेक्राइड मतलब समथिंग विच इज स्वीट इन टेस्ट, मीठा जो लगे स्वाद में। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि वो जो शुगर होता है, जो आपका ग्लूकोज है, वो 6 कार्बन का शुगर होता है। जो यहाँ पर शुगर है ये 5 कार्बन का शुगर है, ये फर्क है दोनों में। उस शुगर से आपका कोई पॉलीसेक्राइड बन जाता है, जैसे कोई बड़ा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बन सकता है, सेलुलोज बन सकता है, तो इस तरह की चीजें बन जाएंगी। लेकिन ये जो शुगर है ये 5 कार्बन का शुगर है और इसको डीएनए बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियोटाइड को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 5 कार्बन का शुगर हो गया पेंटोज शुगर। अब ये पेंटोज शुगर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है, देखना, एक होता है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, और दूसरा जो होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। जो राइबोज शुगर है ये बेसिकली यूज होता है आरएनए बनाने के लिए, यूज्ड इन आरएनए, ये आरएनए फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो आपको यूज होता है डीएनए बनाने में, सही है। अब अगर मैं दोनों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देना शुरू करूं तो देखो जरा स्ट्रक्चर कैसे दे सकते हैं। देखो थोड़ा स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा इसका। 5 कार्बन का शुगर है तो देखो इस तरीके से कुछ ऐसे बना लिया सबसे पहले मैंने, ठीक है। 5 कार्बन का शुगर है, देख सकते हो कहाँ कहाँ पे कार्बन है। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, ये तो 4 ही कार्बन हुआ। 1 कार्बन अभी और है, देखना जरा। आपको पीछे कोई बताया था कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो देखो 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड तो बना हुआ है, बाकी 2 बॉन्ड देखो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, है ना, ये वाला और ये वाला, वैलेंसी फ्री हो गया, यूज कर सकते हैं। चलो उसके बाद यहाँ पे 2 बॉन्ड, फिर ये, फिर ये, ठीक है। सब जगह मैंने कार्बन के 2-2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, 2-2 बना हुआ है और 2-2 मैंने बढ़ा दिया है, और ऊपर में ऑक्सीजन लगा है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका 2 बॉन्ड हो चुका है, सही है। चलिए अब देखिएगा जरा इसको, अगर मैं डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में फर्क देखना, मैं राइबोज भी बना लेती हूँ, फिर मैं दोनों में आपको डिफरेंस दिखा सकूंगी। ये रहा आपका राइबोज शुगर का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखना ये दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले आपको फील करना सीखना है कैसे कहाँ पे क्या चीज लगता है। तो देखो जरा, यहाँ पे रहता है हाइड्रोजन H, यहाँ पे होता है आ OH, सही है। यहाँ पे होता है H और यहाँ पे होता है H, सही है। यहाँ पर होता है H, यहाँ पे रहता है OH, ठीक है। और यहाँ पे इसमें देखो HOH, HOH, इसको 2 मिनट के लिए मान के चलो कि HOH लिखा हुआ है, 2 मिनट के लिए मान के चलो, समझाती हूँ मैं। HOH HOH HOH, यहाँ पे उल्टा लिखना है, OH को ऊपर लिखना है, तो नीचे H लिख लिया जाए और ऊपर में एक कार्बन लगा के और तब OH लिख लेना है, CH2 OH, ठीक है। इस कार्बन का देख लो, 2 हाइड्रोजन से लगा हुआ है, एक इस ऑक्सीजन से लगा है और एक नीचे लगा हुआ है, तो 4 बॉन्ड इस कार्बन के भी बने हुए हैं। देख लो एक बार, इस कार्बन का 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से लगा है, ठीक है, एक नीचे ये वाला ब्लैक वाला बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन से लगा हुआ है, सही है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो आपका अल्टीमेटली ये CH2OH हो गया, ठीक है। 4 बॉन्ड बनता है कार्बन का, बना दिया है मैंने भी, और यहाँ पे इसको लिख दो यूज्ड इन डीएनए, ये चीज हो गया। अब समझो जरा, अगर मैं राइबोज शुगर की बात करूं तो उसमें क्या चीज होगा। यहाँ पे आपका देखो ये हाइड्रोजन, ये वाला OH, ये हाइड्रोजन, ये वाला OH, ये हाइड्रोजन, ये वाला OH, और बिल्कुल इसी की तरह पलट देना है इसको भी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH, सही है। फर्क क्या है दोनों में, फर्क आपको दिख गया होगा।
यहाँ पर एच है, यहाँ पर HOH है। ठीक है, मैं मतलब समझाती हूँ और कैसे आपको याद करा सकती हूँ दोनों बताती हूँ, सुनना। देखो बेटा, ये डी जो वर्ड होता है ना, यहाँ पे मैं क्यों लिखूं, यहीं पे लिखा हुआ है, तो देखो ये DE, इस DE वर्ड का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का रिमूवल, सही है। पीछे आपने पढ़ा था डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक मतलब कोई भी जहरीला पदार्थ, पॉइजनस सब्सटेंस, और डी मतलब रिमूवल, मतलब पॉइजनस चीजों को निकाल देना, रिमूव आउट कर देना, सही है। तो यहां पर लिखा है डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, और राइबोज शुगर में से आपको, और देखो यहाँ पे एक वर्ड, एक लेटर मैंने लिखा नहीं है, मतलब गलत नहीं है ये, लेकिन ऐसे लिख दोगे तो और अच्छा है, 2 डैश और ऐसे लिख दिया 2-डीऑक्सी शुगर, सही है। मतलब राइबोज शुगर से सेकंड पोजीशन से आपको ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है। सेकंड पोजीशन कैसे, ये जो है 1 डैश है, इस पोजीशन को, इस कार्बन को 2 डैश कहते हैं, इस कार्बन को 3 डैश कहते हैं, इस कार्बन को 4 डैश कहते हैं, और जो ऊपर वाला कार्बन है इसको 5 डैश कहते हैं। ध्यान से देख लो, ये जो कार्बन है इसको 1 डैश कहते हैं, इस कार्बन को 2 डैश कहते हैं, इस कार्बन को 3 डैश कहते हैं, इस कार्बन को 4 डैश कहते हैं, और ये जो कार्बन है इसको, ऊपर वाले कार्बन को 5 डैश कहते हैं। तो सेकेंड पोजीशन से आपको, सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है किसी राइबोज शुगर के अंदर से, तो आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाएगा, सही है क्या। तो ये आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया, ये राइबोज शुगर हो गया, और ये दोनों पेंटोज शुगर के टाइप है। समझ में आ गया होगा, एक आपको आरएनए बनाने में इस्तेमाल होता है, एक डीएनए बनाने में इस्तेमाल होता है। कैसे बनता है भी बात करेंगे, पहले पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप एक एक करके पहले समझ लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस को समझाते हैं, उसके पहले फॉस्फेट ग्रुप देख लो आप। फॉस्फेट ग्रुप कुछ नहीं, सिंपली फॉस्फोरिक एसिड को कहा जा रहा है, फॉस्फेट ग्रुप। कल वाली क्लास में भी कराया था आपको मैंने, फॉस्फेट ग्रुप कौन होता है भाई, H3PO4 की बात चल रही है यहाँ पे। फॉस्फोरस, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां से OH, यहां से भी OH, और ये नीचे से भी OH। देख लो आप, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, या फिर फॉस्फोरिक एसिड कह लो आप इसको। तो ये आपका यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। मतलब हमने न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए 3 चीजें ली थी, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस या N2 बेसिस भी कह लेते हैं इसको, और फॉस्फेट ग्रुप। हमने फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर क्लियर कर लिया है, अब हमें एक जानना है नाइट्रोजनस बेस, सही है। चलते हैं उसको समझने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक अपना देख लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट और आखिरी कंपोनेंट है, दैट इज N2 बेसिस। ठीक है, इसको नाइट्रोजनस बेसिस भी कह लेते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस भी कहा जाता है, सही है। देखना जरा, नाइट्रोजनस बेसिस की अगर मैं बात करूं तो ये 2 तरह के होते हैं, ध्यान से समझते चले जाना। एक होता है आपका पायरिमिडीन, और जो दूसरा होता है उसका नाम होता है प्यूरीन। ठीक है, प्यूरीन और पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन जो होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है एडेनिन, ठीक है, और दूसरा होता है गुआनिन। एडेनिन को ए से दिखाते हैं और गुआनिन को जी से डिनोट किया जाता है। वही पायरिमिडीन आपका क्या हो जाएगा भाई, पहला हो जाएगा साइटोसिन, और दूसरा हो जाएगा थाइमिडीन। अब समझो, थाइमिडीन इन केस ऑफ डीएनए, इन केस ऑफ डीएनए, ठीक है। अगर डीएनए होगा तो वहां पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिडीन तीनों चीजें होंगी, सही है। थाइमिडीन नहीं, थाइमीन। और अगर आरएनए हो तो वहां पे थाइमीन न होकर के यूरासिल होता है बेटा, बस। ठीक है, मतलब वहां पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होगा। ठीक है, अगर आपका कैसा केस होगा,
आरएनए का केस होगा तो यूरासिल को यू से दिखाते हैं, थायमीन को टी से दिखाते हैं। सही है। चलो, तो ये कुल मिलाकर के आपके 4 बेसिस हो गए। डीएनए के पास ये 4 होंगे, आरएनए के पास ये 3 और ये एक चौथा होगा। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखना जरा, अब बात करते हैं जरा हम लोग कि ये इनके स्ट्रक्चर थोड़े से याद करने पड़ेंगे आपको। तो स्ट्रक्चर देखो कैसे याद करोगे, जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा होगा। सही है, देखना जरा। और क्या इनमें स्ट्रक्चर में चीजें हैं वो थोड़ा सा तुमको याद करना पड़ सकता है, प्रैक्टिस करना पड़ सकता है मेनली। एक और चीज मैं तुमको ट्रिक बता देती हूँ, यहाँ पर एजी प्योर है, इससे क्या होगा, प्योर का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने जोड़ा इसको प्यूरिन से, और एजी फॉर एडेनिन और जी फॉर गुआनिन। ठीक है, तो एडेनिन गुआनिन प्यूरिन का पार्ट है, इसलिए एजी प्योर है, एक ट्रिक कर लिया हमने। ठीक है, बचा हुआ सारा पैरामिडीन में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे तुम इसको याद रख सकते हो, या फिर तुम्हारे पास कोई अपना ट्रिक है अच्छा तो तुम वो भी यूज कर सकते हो। मुझे लगता है ये सही है, इससे मैंने बता दिया आपको। चलो अब इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं। स्ट्रक्चर देखो जरा, थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान पे रखना पड़ेगा भाई। एडेनिन का मैंने बोला प्यूरिन का नाम छोटा है तो स्ट्रक्चर इसका बड़ा होगा। देखो स्ट्रक्चर क्या, काफी सिमिलैरिटीज भी होती हैं, तो याद करने में इतना मुश्किल नहीं होएगा अगर तुम प्रैक्टिस थोड़ा कर लोगे तो ये आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये है आपका यहाँ पे NH2, ये यहाँ से नाइट्रोजन लगा दो, यहाँ भी नाइट्रोजन लगा दो, यहाँ ये डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो एडेनिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वही अगर मैं गुआनिन की बात करूं तो गुआनिन में देखना जरा, ये कुछ ऐसा, ये नाइट्रोजन, ये ऐसा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा हो गया। सही है, और गुआनिन में ये हो जाता है डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन, और यहाँ पर NH2 है, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेना है। ठीक है, कुछ ये स्ट्रक्चर हो गया गुआनिन का। ठीक है, ये वाला पार्ट तो दोनों में सिमिलर होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा ये NH2 यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला आया है, और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग गया है। और बाकी थोड़ा बहुत आपको देखो, नाइट्रोजन का यहाँ पे 3 बॉन्ड बनता है, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया इसकी तरह ही, तो फिर यहाँ पर नाइट्रोजन के पास आपका 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, दैट्स वाई यहाँ पर क्यों डबल बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, है ना। इस कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनते हैं, तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड तो नहीं डाल सकते, तो ये वाला डबल बॉन्ड खो गया यहाँ से, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिया, तब जाके नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड पूरा हुआ है। ये एक समझने का तरीका है। ठीक है, आपको केमिस्ट्री थोड़ा सा पता है तो केमिस्ट्री लगा करके याद रख सकते हैं, तो इस बेसिस पे मैंने इसको बनाया है। सही है, मतलब स्ट्रक्चर सही है, बट केमिस्ट्री लगा करके इसको याद करने की कोशिश की गई है, तो आपको भी ऐसे इसको ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो ये एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर है, देख लो, ये वाला स्ट्रक्चर एडेनिन का है, ये स्ट्रक्चर एडेनिन का है, और ये स्ट्रक्चर गुआनिन का है। सही है, ठीक है। अब चलते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल के स्ट्रक्चर पे। देखना जरा, साइटोसिन के केस में ये कुछ ऐसा है, नहीं, साइटोसिन में ये NH2 होता है, NH2, यहाँ पे आपका ये नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर हो गया आपका साइटोसिन का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका साइटोसिन का। ठीक है, अब देखना, बात करती हूँ थाइमिन और यूरासिल का। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको देखना होगा तुमको, समझना जरा। मैं इसको थोड़ा साफ कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि समझा सको तुमको। देखो, थाइमिन और यूरासिल में क्या अंतर है और क्यों, जानते हो। थाइमिन के पास केवल एक एक्स्ट्रा ग्रुप होने के चलते ये यूरासिल के कंपैरिजन में मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को, जिसके वजह से डीएनए एक स्टेबल कंपाउंड है इन कंपैरिजन टू आरएनए। समझ में आया बात। तो अल्टीमेटली दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलैरिटी है, बस एक जगह पे चेंज होता है, वही चेंज आपको मैं बनाकर दिखाऊंगी, देखना जरा। ठीक है, और इसके वजह से इसका नाम भी, थाइमिन का नाम भी थोड़ा सा यूरासिल के टर्म में लिख सकते हैं अपने। बताती हूँ, बनाती हूँ तो दिखाती हूँ तुमको, देखो जरा कैसा होता है।
सबसे पहले यूरासिल बना रही हूं मैं। ये रहा आपका डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्रोजन, ये है आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये है आपका NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे आपका हो गया NH। ठीक है, और अगला स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ठीक है, अब देखना जरा, इसका नाम है यूरासिल। सही है, और देखना इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ इस जगह पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। दैट्स वाई इसका नाम, एक तो थाइमीन नाम है ही, जानते ही हो, एक तो नाम थाइमीन है इसका, वो तो पता है तुमको। एक नाम और है 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, इसको 5 मिथाइल यूरासिल कहते हैं। सही है, जब इसका नंबरिंग वंबरिंग करते हो, इस पर नंबरिंग डालते हो नोमेनक्लेचर करने के लिए, तो ये 5th पोजीशन कार्बन होता है, और इस 5th पोजीशन कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, 1 2 3 कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, चौथा बॉन्ड छुपा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन है यहाँ पर, उसके जगह पे मिथाइल ग्रुप आ गया है। दैट्स वाई इसका नाम 5th मिथाइल यूरासिल भी है। सही है, और केवल ये मिथाइल के आने के चलते ही थाइमीन डीएनए को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाता है इन कंपैरिजन टू आरएनए, जिसके पास थाइमीन नहीं होता बल्कि यूरासिल होता है। तो ये कुल मिला जुला के आपका स्ट्रक्चर हो गया सारे नाइट्रोजनस बेसिस का। सही है, अब चलते हैं, हम लोग न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स को सीख चुके हैं। हम लोगों ने पेंटोज शुगर बना लिया, हम लोगों ने N2 बेसिस बना लिया, हम लोगों ने S3PO4 बना लिया। अब इनको आपस में जोड़ना है, तो जोड़ना स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा कैसे बनाएंगे इसको, समझो जरा। अगर तुम बेटा पेंटोज शुगर को N2 बेस से जोड़ते हो, नाइट्रोजनस बेस किसी भी एक बेस से जोड़ते हो, तो ये बना लेता है न्यूक्लियोसाइड, जबकि मुझे क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड, है ना। और इस न्यूक्लियोसाइड में जब मैं इस न्यूक्लियोसाइड में जब S3PO4 जोड़ूंगी, तब जाकर के ये बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। सही है, अब बनाना सिखाती हूं, देखना जरा। ये है तुम्हारे पास पेंटोज शुगर, ये है पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर में सबसे पहले सारा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, मतलब सारे ग्रुप्स को भर लेते हैं। पहले क्या क्या था, यहाँ पर आपका H था, यहाँ OH था, यहाँ पे H था, यहाँ पे OH था, राइबोज शुगर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका H था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे आपका H था, यहाँ पे CH2, यहाँ OH लिखते थे, मैं ऊपर लिख ले रही हूँ, ये रहा। सही है, अब देखना इसकी नंबरिंग मैंने सिखाई थी आपको। ये है आपका 1 डैश, ये है आपका 2 डैश, ये है 3 डैश, इस कार्बन को बोलते हैं 4 डैश, और इस कार्बन को 5 डैश। ठीक है, 1 डैश कार्बन से, क्या बोला मैंने, 1 डैश कार्बन से आपका यहां पर लगता है कोई नाइट्रोजनस बेस, जैसे मान लो मैं यहां पे लगा देती हूं यूरासिल को। सही है, जबकि जो आपका 5th डैश कार्बन होता है उससे जाकर के लगता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। सही है क्या, ठीक है। आओ अब इनको जोड़ा जाएगा, सुनना जरा, देखना जरा। इसको मैं इसके OH, कल भी ऐसा दिखाया था आपको, इस OH से ये OH आपस में जुड़ जाएगा, और यहां से ये बना लेंगे वाटर। ठीक है, और जुड़ने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, बताना जरा कैसा होगा। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा आपका बचा हुआ 4 कार्बन। ठीक है,
उसके बाद ये वैलेंसी है इनकी चारों की, जिस वैलेंसी में यहां पर आकर के लग चुका है अब आपका यूरासिल, ठीक है। नीचे आपका है यहाँ पर OH, यहाँ पर भी है OH, ऊपर में H लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी है OH, है ना, और यहाँ पे आपका है CH2, ठीक है। और यहाँ देखो OH OH आपस में जुड़ करके पानी बना लिए हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन बचा है, तो लो ऑक्सीजन, देन फिर यहाँ से फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, ये रहा OH और ये रहा OH, ये बन चुका है। सही है क्या? और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड है तुम्हारा। सही है। अब देखना एक और चीज सुनो, ध्यान से देखो, अगर तुम इस बात को जरा ध्यान से देखना, इस चीज को देखो तो इतने के अंदर क्या क्या पार्ट है, जरा गौर से देखो इसको और बताओ मुझे इसके अंदर कितना क्या क्या चीज है। क्या इसके अंदर पेंटोज शुगर, देखो यहां तक ये वाला चीज, पेंटोज शुगर CH2OH, और ये पूरा का पूरा कार्बन वाला पार्ट, कार्बन चेन, और ये यूरासिल, क्या ये जब पेंटोज शुगर और N2 बेस ही है क्या सिर्फ? और इसको आप क्या बुलाते थे? न्यूक्लियोसाइड। सही है। ये चीज अगर आपस में केवल जुड़ जाए, मतलब यूरासिल आकर सिंपली बस इस पे लग जाए, तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड जो है यहाँ पर, ये दो चीजों से मिलकर बना है, इसका नाम बताना चाहती हूं मैं, ध्यान से सुनना। चूंकि यूरासिल लगा है तो इसका नाम है, इस न्यूक्लियोसाइड का नाम है यूरिडिन। क्या नाम है? यूरिडिन। सही है क्या? इस न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम है? यूरिडिन। अगर यूरासिल होता तो, ठीक है, मान लो इसकी जगह पर क्या होता? एडेनिन होता, तो इसका नाम होता एडिनोसिन, ठीक है। अगर इसके जगह पे गुआनिन होता तो क्या नाम होता? गुआनोसिन। तो एक्चुअली बता क्या रही हूं मैं ये बोल रही हूं कि अगर प्यूरिन लगा होता, क्या लगा होता है यहाँ पर? प्यूरिन। प्यूरिन का मतलब क्या होता है? एडेनिन और गुआनिन, तो लास्ट में सिन वर्ड देखने को मिलता, तो फिर इसी न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होता? मैं लिख देती हूं, एडिनो सिन या फिर गुआनो सिन। सही है। और अगर यहां पर पायरिमिडीन होता, समझ रहे हो, अगर यहाँ पे पायरिमिडीन जैसे कि यूरासिल आपका मौजूद था, अगर ऐसा कोई आपका N2 बेस होगा तो नाम में डिन वर्ड लगा होगा, तो क्या क्या नाम हो सकता है? यूरिडिन, यूरिडिन या फिर साइटिडिन, साइटिडिन, ठीक है, इन केस ऑफ RNA, ठीक है। अगर डीएनए का केस हो जाए, मतलब डीएनए के केस में क्या चेंज होता है? सिर्फ इस शुगर को बदल देना होता है, ध्यान से समझो, और कुछ नहीं बदलना होता है, सिर्फ पेंटोज शुगर बदल देना होता है। हाँ, यूरासिल नहीं होगा वहां पे, ये बात सही है, ठीक है। तो ये आपका पेंटोज शुगर आपका जो है वो अलग तरह का होता है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता सेकेंड पोजिशन पर, तो उस केस में इन्हीं नाम के आगे डीऑक्सी वर्ड लग जाएगा। जैसे अगर ये न्यूक्लियोसाइड डीएनए का होता तो नाम होता डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन। यूरिडिन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यूरासिल ही नहीं होता है वहां पर। डीऑक्सीसाइटिडिन, और एक थाइमीन भी होता है, तो उसके लिए क्या होता है यहाँ पर? डीऑक्सीथाइमिडिन, डिन लगता लास्ट में क्योंकि पायरिमिडिन का पार्ट है, और डीऑक्सी आगे लग जाता क्योंकि वो डीएनए का हिस्सा है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थाइमिडिन, जिसमें तुम आगे अपने आप डीऑक्सी वर्ड जोड़ सकते हो, थाइमिडिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको नाम हो जाता। सही है। चलो अब देखना जरा, ये तो न्यूक्लियोसाइड्स के नाम बता दिए मैंने, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का सुनो जरा, इस न्यूक्लियोटाइड का नाम है बेटा जी यूरिडिलिक एसिड। क्या नाम है? यूरिडिलिक एसिड। जैसे लास्ट में डिन वर्ड आया है, वैसे इसके लास्ट में डिलिक वर्ड आया है। अगर ये एडिना आपका एडेनिन लगा होता, तो एडेनिन लगा होता तो इसका न्यूक्लियोसाइड का नाम एडिनोसिन होता, और लास्ट में नीलिक वर्ड लगता। मैं नाम लिख के दिखाती हूं, देखना जरा, न्यूक्लियोटाइड, है ना। अगर प्यूरिन होता, अगर प्यूरिन होता तो नाम होता एडेनिलिक। देखो यहाँ पे डिलिक, डीवाई लगा है, यहाँ पे एनवाई लगा है, एडेनिलिक या फिर
गुआनिलिक एसिड, दोनों के लिए। सही है। अगर यहां पर पायरिमिडीन होता, अगर यहां पर पायरिमिडीन होता तो उसका नाम होता, देखना जरा, यूरी यूरी डिलिक या फिर साइटी डिलिक या फिर थाइमी डिलिक एसिड। सही है। बस एक अंतर फिर से वही, चूंकि ये राइबोज शुगर यहां पर है तो ये नाम हो जाएगा। अगर यहां पर यही शुगर राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज शुगर होता, मतलब डीएनए का होता पेंटोज शुगर, तो उस केस में सारे नाम के आगे डीऑक्सी वर्ड लगा दो। डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड, डीऑक्सी यूरिडिलिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यूरासिल नहीं होता है, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड, बस इतना ही अंतर होता। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ वर्ड में चेंज आता, आगे में एक प्रीफिक्स जोड़ देते, डीऑक्सी वर्ड जोड़ देते। ठीक है। एक मैं आपको डीएनए का भी जोड़ के दिखा देती हूँ, न्यूक्लियोटाइड। देखना जरा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड कैसा होगा, बताना तुम ही, कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल है। और जब तक अपने हाथ से नहीं बनाओगे तब तक क्लैरिटी भी नहीं होगी, है ना। तो अपने हाथ से बना के देख लेना। ये हो गया पेंटोज शुगर आपका, ये हो गया पेंटोज शुगर। ठीक है। इस पेंटोज शुगर में यहाँ पे आपका क्या चीज है, एच है, यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे एच, यहाँ पे केवल एच रहेगा, ओ एच नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे भी एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे नीचे में एच, यहाँ पे CH2, ऊपर में ओ एच, फिर यहाँ से देखो फॉस्फोरस जोड़ना है ना, फॉस्फोरस, नीचे में ओ एच, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, और ये देखो ओ एच। ठीक है। और यहाँ पे क्या जोड़ दोगे आप, तो मान लो यहाँ पे एडेनिन जोड़ दिया है। सही है। तो एडेनिन जोड़ दिया। ठीक है। ये आपका राइबोज शुगर, ये आपका इन आरएनए, ये आरएनए का केस था न्यूक्लियोटाइड का, और ये केस इन डीएनए चल रहा है। ठीक है। इन डीएनए चल रहा है। सही है क्या। चलो, तो अब देखना जरा, यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो कैसा नजर आ रहा होगा। यहीं पे जोड़ूंगी मैं छोटा छोटा, देखना जरा, बताना फिर से। ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे, देख पा रहे होगे, है ना। और बना लेंगे वाटर। ठीक है। और जोड़ो जरा, क्या बनेगा बताओ। ये रहा तुम्हारा ऑक्सीजन, ये रहा तुम्हारा बचा हुआ 4 कार्बन। ठीक है। ये इसकी वैलेंसीज हो गई। ठीक है। इन वैलेंसीज के ऊपर लगा दो ग्रुप, जैसे ये यहाँ पे एडेनिन लग गया, यहाँ नीचे OH लगा दो, यहाँ पे नीचे में हाइड्रोजन है, यहाँ पे फिर से OH लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 लगा दो, यहाँ पे देखो ये रिलीज कर चुका है वाटर को, तो O बचा हुआ है फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी OH, ये बन चुका है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और सुनना, देखो यहाँ पे भी वही बात। अब फिर से देखो ध्यान से जरा, ये जो चीज है जरा देखो तो, ये जो चीज है इसमें फिर से क्या है, एक तो पेंटोज, वही सेम बात, पेंटोज शुगर है। ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर है पेंटोज में भी, है ना। और दूसरा एडेनिन है आपका, मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो मतलब ये न्यूक्लियोसाइड है। और इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, क्योंकि ये डीएनए का है तो इसका नाम होगा डीऑक्सी। एक तो डीएनए का है तो डीऑक्सी वर्ड लगा दिया, और एडिनोसिन, एडिनोसिन। सही है क्या, ये इसका नाम हो जाएगा। और जब ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडे, देखो यहां पर एडेनिलिक दिख रहा है ना, एडेनिलिक एसिड, एडेनिलिक एसिड। सो सिंपल। सही है। लग रहा है कि बहुत टफ है, बट कुछ टफ नहीं है, अगर अपने हाथ से बना लेते हो तो बहुत इजी है। ठीक है। तो इससे डीएनए बनाना भी सीखेंगे, लेकिन वो जब हम लोग आपका मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तब सीखेंगे। फिलहाल न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख चुके हैं दोनों के केस में, डीएनए का भी और आरएनए का भी। इसको प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।